हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। वी आर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम करेंगे भारत के भौतिक पर्यावरण मेन एनसीईआरटी का जो संरचना तथा भू आकृतिक विज्ञान के बारे में डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 11 का जो दूसरा बुक है उसका है। तो इसको हम करेंगे, पूरा डिटेल एनालिसिस होगा और इसको करिए और समझने का प्रयास करिए। और मैप को सामने रखिए और मैप को देख के अच्छे से 2-3 बार वीडियो जरूर देखिए। छोटा वीडियो, ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, लेकिन 2-3 बार देखिए, समझिए, उसके बाद आप मैप को देखिए, समझिए और नोट्स बना लीजिए। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना है। ये है भू आकृतिक विज्ञान। इसमें हम संरचना तथा उच्चावच भू आकृतिक विभाजन के बारे में, अपवाद तंत्र, जल विभाजन संकल्पना, हिमालय प्रायद्वीप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो संरचना तथा भू आकृतिक विज्ञान। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी की उर्वरता, गठन व स्वरूप अलग क्यों है? आपने ये भी सोचा होगा कि अलग अलग स्थानों पर चट्टानों के प्रकार भी भिन्न हैं। चट्टानें व मिट्टी आपस में संबंधित हैं, क्योंकि असंगठित चट्टानें वास्तव में मिट्टियां ही हैं। पृथ्वी के धरातल पर चट्टानों व मिट्टियों में भिन्नता धरातलीय स्वरूप के अनुसार पाई जाती है। वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 46 करोड़ वर्ष है। इतने लंबे समय में अंतर्जात व बहिर्जात बलों में अनेक परिवर्तन हुए हैं। इन बलों की पृथ्वी की धरातली व अधस्तली आकृति की रूपरेखा निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप पृथ्वी की विवर्तनिक हलचलों के विषय में भौतिक भूगोल का परिचय नामक पुस्तक में पढ़ चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी? यह आकार में काफी विशाल थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा थी। करोड़ों वर्षों के दौरान यह प्लेट काफी हिस्सों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्वी तथा इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी। क्या आप इंडियन प्लेट के खिसकने की विभिन्न अवस्थाओं को रेखांकित कर सकते हैं? इंडियन प्लेट का खिसकना अब भी जारी है और इसका भारतीय महाद्वीप और भौतिक पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। क्या आप इंडियन प्लेट के उत्तर में खिसकने के परिणामों का अनुमान लगा सकते हैं? तो भारतीय महाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना, इसके क्रियाशील भू आकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित और बहिर्जनित बलों और प्लेटों के क्षैतिज संचलन की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत की 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है, जो भौतिक लक्षणों पर आधारित है। प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। प्रायद्वीपीय खंड, प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी-पटी है, जो कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तथा फिर यमुना और गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों और गंगा डेल्टा तक जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में कर्बी एंगलांग व मेघालय का पठार, पश्चिम में राजस्थान भी इसी खंड के विस्तार है। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश, उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व कर्बी एंगलांग पठार, जो छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। राजस्थान में एक प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल व मरुस्थल सदृश स्थलाकृतियों से ढका हुआ है। प्रायद्वीपीय मुख्यतः प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से बना है। कैम्ब्रियम कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट समुद्र में डूबा होने होने और कुछ हिस्से विवर्तनिक क्रियाओं से परिवर्तित होने के उपरांत भी इस भूखंड के वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ता। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण यह ऊर्ध्वाधर हलचलों व खंड भ्रंश से प्रभावित है। नर्मदा, तापी और महानदी की रिफ्ट घाटियों और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण हैं। प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियां शामिल हैं, जैसे अरावली, नल्ला जावादी, वेलिकोंडा, पालकुंडी श्रेणी और महेंद्रगिरी पहाड़ियां आदि। यहाँ की नदी घाटियां उथली और उनकी प्रवणता कम होती है। भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 1। तो नामक पुस्तक में आपने प्रवणता की गणना की विधि सीखी होगी। चलिए इसको अब हमको हम दिखा देंगे, ठीक है। तो क्या आप हिमालय से निकलने वाली प्रायद्वीपीय नदियों की प्रवणता ज्ञात करने की तुलना कर सकते हैं? पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं। महानदी और गोदावरी और कृष्णा द्वारा निर्मित डेल्टा इसके उदाहरण हैं। हिमालय और इसके अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। तो कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं को भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। ये पर्वत वर्तमान समय में भी बहिर्जनित तथा अंतर्जनित बलों की अंतःक्रियाओं से प्रभावित है। इसके परिणाम स्वरूप इनमें वलन, भ्रंश और छेद बनते हैं। इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी है। तेज बहाव वाली नदियों में अपरदित ये पर्वत अभी भी युवावस्था में है। गार्ज, वी आकार घाटियां, क्षिप्रिकाएं व जल प्रपात इत्यादि इसका प्रमाण है।
सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। मूलतः यह एक भू अभिनति गर्त है जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तब इसे हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां और ये अपने साथ लाए गए अवसादों से पाट रही है। इन मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर है। ऊपर लिखित वृत्तांत से पता चलता है कि भारत की विभिन्न क्षेत्रों की भूवैज्ञानिक संरचना में महत्वपूर्ण अंतर है। इसके कारण दूसरे पक्षों जैसे धरातल और भू आकृतिक पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। भारतीय महाद्वीप में भूवैज्ञानिक और भू आकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ की भू आकृति एवं उच्चावच महत्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है। भू आकृति किसी स्थान की भू आकृति उसकी संरचना प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। भारत में धरातलीय विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर में एक बड़े क्षेत्र में उबड़ खाबड़ स्थलाकृतियां हैं। इनमें हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनमें अनेकों चोटियां सुंदर घाटियां व महाखड्ड है। दक्षिण भारत एक स्थिर परंतु कटा फटा पठार है जहाँ पर अधिक चट्टान खंड और कगारों की भरमार है। इन दोनों के बीच उत्तर भारत का विशाल मैदान है। मोटे तौर पर भारत को निम्नलिखित भू आकृतिक खंडों में बांटा जा सकता है जैसे उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला और दूसरा है उत्तरी पर्वत भारत का मैदान और तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है भारतीय मरुस्थल और पांचवा है तटीय मैदान और छठवां है द्वीप समूह। तो यह भारत का उच्चावच विंध्य श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी महादेवी पहाड़ियाँ अरावली पहाड़ियाँ मरुस्थल भारतीय मरुस्थल काराकोरम का लद्दाख श्रेणी जास्कर श्रेणी कैलाश श्रेणी कामेट श्रेणी और नंदा देवी धौलाधरी अन्नपूर्णा एवरेस्ट मकाल और गारो खासी जयंती बंगाल और मेघालय सब अच्छे से इस मैप को देख लीजिए। तो समुद्र तल से 900 किलोमीटर वगैरह क्या क्या है। तो उत्तरी पूर्वी पहाड़ी शामिल है। हिमालय में कई समांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इनमें बृहद हिमालय और अपार हिमालय श्रृंखलाएं मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख श्रेणियां हैं। भारत के उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली है। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में श्रेणियां पूर्व पश्चिम दिशा में फैली है जबकि अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती है। मिजोरम नागालैंड मणिपुर में पहाड़ी उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है। बृहद हिमालय श्रृंखला जिसे केंद्रीय अच्छी श्रेणी भी कहा जाता है की पूर्व से पश्चिम लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर है। जैसा कि मानचित्र से स्पष्ट है कि हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एवं पूर्वी एशिया के देशों के बीच एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में खड़ा है। क्या आप भारतीय महाद्वीप के देशों के बारे में बता सकते हैं? तो हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं अपितु जलवायु अपवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है। क्या आप दक्षिण एशिया के देशों भू पर्यावरण के पर अपार हिमालय के प्रभाव बता सकते हैं? क्या आप दुनिया में हिमालय जैसा भू पर्यावरण विभाजक ढूंढ सकते हैं? तो उत्तरी भारत का मैदान तो उत्तर भारत का मैदान सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप में बना है। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर है। उत्तर से दक्षिण दिशा में इस मैदान को 3 भागों में बांट सकते हैं भाबर तराई और जलोढ़। तो जलोढ़ मैदान को आगे 2 भागों में बाँटा गया है, खादर और बांगर। तो भाबर जो है 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी वाली है जो शिवालिक गिरिबाद के समानांतर फैली हुई है। इसके परिणामस्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलने वाली नदियाँ यहाँ पर भारी जल भार जैसे बड़े सैल और गोलास में जमा कर देती हैं और कभी-कभी स्वयं इसी में लुप्त हो जाती हैं। भाबर के दक्षिण में तराई है जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर क्षेत्र में विलुप्त नदियाँ इस प्रदेश में धरातल पर निकलकर प्रकट होती हैं क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएं नहीं होती हैं। ये क्षेत्र अनूप बन जाता है जिसे तराई कहते हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और इसे विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों का घर कहते हैं। तराई के दक्षिण में मैदान है जो पुराने और नए जलोढ़ से बने होने के कारण बांगर और खादर कहलाता है। इस मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली अपरदनी और निक्षेपण स्थलाकृतियां जैसे भू बालू रोधी का विसर्प गोखुर झीलें गोखुरिक नदियां पाई जाती हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान दीप और बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यहाँ ज्यादातर क्षेत्र में समय समय पर बाढ़ आती है और नदियाँ अपना रास्ता बदलकर गुम्फित वाहिकाएं बनाती हैं। तो उत्तरी मैदान
उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियाँ अपने मुहाने पर विश्व के बड़े-बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा। सामान्य तौर पर यह एक सपाट मैदान है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर है। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है, परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के समीप यह नदी दक्षिण की ओर 90 डिग्री मुड़ जाती है। 90 डिग्री पर मुड़ जाती है और यह मैदान उपजाऊ जड़ों मिट्टी से बने हैं। यहाँ जहाँ कई प्रकार की फसलें जैसे गेहूँ, चावल, गन्ना, जूट उगाई जाती है, अतः यहाँ जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है। प्रायद्वीपीय पठार नदियों के मैदान में 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड है जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारित करती हैं। उत्तर पूर्व में शिलांग शिलांग कार्बी एंगलोंग पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है। प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग पठार, पलायू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार, कर्नाटक पठार। यह भारत के प्राचीनतम स्थिर भूभागों में से एक है। सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है, जिसका प्रमाण यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा में भी मिलता है। प्रायद्वीपीय पठार की कुछ नदियों के नाम बताएं जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरती है। कुछ स्थलाकृतियों के नाम भी बताएं। तो जो पूर्व की ओर प्रवाहित नदियों से संबंधित है, परंतु पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों से संबंधित नहीं है। इस क्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृतियों में टार ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियां, पर्वत स्कंद, नग्न चट्टान संरचना, टेकरी पहाड़ियां, श्रृंखलाएं और क्वार्टजाइट भित्तियां शामिल है, जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल हैं। इस पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू उत्खनन और निजमन भ्रंश तथा विभंग निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावर्ती दौर से गुजरे हैं। तो क्योंकि यहाँ बार बार भूकंपीय हलचलें होती रहती हैं, अपनी पुनरावर्ती भूकंपीय क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण ही प्रायद्वीपीय पठार पर धरातलीय विविधताएं पाई जाती हैं। इस पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में नदी खड्ड और महाखड्ड इसके धरातल को जटिल बनाते हैं। चंबल, भिंड और मुरैना खड्ड इसके उदाहरण हैं। मुख्य उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग और उत्तरी पूर्वी पठार। दक्कन का पठार इसके पश्चिम में पूर्वी घाट एवं पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव पहाड़ियां हैं। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अन्नामलाई और इलायची पहाड़ियां। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरत हैं। इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी है, जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी जोटा बेटा है और यह नीलगिरी पहाड़ियों में है। ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से है। यह पूर्वी घाट अविरत नहीं है। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां द्वारा पर्दित है। यहाँ की कुछ मुख्य श्रेणियां जवादी पहाड़ियां, पलकोंडा श्रेणी, नल्ला माला पहाड़ी और महेंद्रगिरी पहाड़ियां। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ी में आपस में मिलती है। मध्य उच्च भूभाग तो पश्चिमी अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत उच्चित पठार की श्रेणी में बना है, जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। ये दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं। ये अवशिष्ट पर्वतों की उत्कृष्ट उदाहरण है, जो कि काफी हद तक अपरदित है और इनकी श्रृंखला टूटी हुई है। प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का विस्तार जैसलमेर तक है, जहाँ यह अंदर रेत के टिब्बों और चापागार रेतीले टिब्बों से ढके हैं। अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरण और प्रक्रियाओं से गुजर चुका है। कायांतरित चट्टानें जैसे संगमरमर, स्लेट और नाइस की उपस्थिति इसका प्रमाण है। समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के बीच है और उत्तर तथा उत्तर पूर्व दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों में निकलती हैं। बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है, जो पश्चिमी अरावली से निकलती है। मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है, जिसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर पठार खनिज पदार्थों का भंडार है। उत्तर पूर्वी
प्रायद्वीपीय पठार। तो वास्तव में यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तारित भाग है। यह माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर-पूर्वी दिशा में खिसकने के कारण राजमार्ग पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच भ्रंश घाटी बनने में यह अलग हो गया था। बाद में यह नदी द्वारा जमा किए गए जलोढ़ द्वारा पाट दिया गया है। आज मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग-थलग है। इनमें आवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर सॉरी मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है: गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ियाँ और जयंती पहाड़ियाँ। असम की कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ भी इसी का विस्तार है। छोटा नागपुर के पठार की तरह मेघालय के पठार भी कोयला, लोहा, सिलिमेनाइट और चूने के पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार है। इस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। परिणामस्वरूप मेघालय का पठार एक अति अपरदित भूतल है। चेहरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। भारतीय मरुस्थल विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ एक उबड़-खाबड़ भूतल है जिस पर बहुत से अंतर्गत रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है और परिणाम स्वरूप यह एक शुष्क वनस्पति रहित क्षेत्र है। इसी स्थलाकृतिक गुणों के कारण इसे मरुस्थली के नाम से जाना जाता है। यह माना जाता है कि मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। इसकी पुष्टि आकल्स में स्थित काष्ठ जीवाश्म पार्क में उपस्थित परमाणु तथा जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर के आसपास के समुद्री निक्षेपों से होती है। और यद्यपि इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, तथापि अत्यंत शुष्क दशाओं के कारण इसकी धरातलीय आकृति भौतिक अपक्षय और पवन क्रिया द्वारा निर्मित है। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियां स्थानांतरित रेतीले टीले, छत्र, चट्टानें और मरुद्यान है। ढाल के आधार पर मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जा सकता है: सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग और कच्छ के रन की ओर ढाल वाला दक्षिणी भाग। यहाँ की अधिकतर नदियां अल्पकालिक है। मरुस्थल के दक्षिणी भाग में बहने वाली लूनी नदी महत्वपूर्ण है। अल्पवृष्टि और बहुत अधिक वाष्पीकरण की वजह से इस प्रदेश में हमेशा जल का घाटा रहता है। कुछ नदियां तो थोड़ी दूरी तय करने के बाद ही मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं। यह अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है जहां नदियां झील या प्लाया में मिल जाती हैं। इन प्लाया झीलों का जल खारा होता है जिनमें नमक पाया जाता है, जिनसे नमक बनाया जाता है। तटीय मैदान आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत की तट रेखा बहुत लंबी है। स्थित और सक्रिय भू-आकृतिक प्रक्रियाओं के आधार पर तटीय मैदानों को 2 भागों में बांटा जा सकता है: पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पौराणिक शहर द्वारका, जो किसी समय पश्चिमी तट पर मुख्य भूमि पर स्थित था, अब पानी में डूबा हुआ है। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तट मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है और पत्तनों एवं बंदरगाह विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियों प्रदान करता है। यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में कांडला, माझगांव, जेएलएन, नहवा, सेवा और मर्मागावा, मंगलोर और कोचीन शामिल है। उत्तर में गुजरात तट में दक्षिण केरल तट तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है: गुजरात का कच्छ कठियावाड़, महाराष्ट्र का कोंकण और गोवा तट, कर्नाटक तथा केरल के क्रमशः मालाबार तट और पश्चिमी तट मैदान मध्य में संकीर्ण और परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती। मालाबार तट की विशेषता स्थलाकृत कयाल मतलब बैक वाटर है, जिसे मछली पकड़ने और अंतरस्थलीय नौकायान के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलामकाली का आयोजन पुन्नामदा कयाल में किया जाता है। पश्चिम तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा और उभरे हुए तट का उदाहरण है। पूर्व की ओर बहने वाली बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां यहाँ लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं। इनमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का डेल्टा शामिल है। उभरा तट होने के कारण यहाँ पत्तन और पोताश्रय कम है और यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर है, जिसके कारण यहाँ पत्तनों और पोताश्रयों का विकास मुश्किल है। पूर्वी तट के कुछ पत्तनों के नाम बताइए। तो द्वीप समूह भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह, एक बंगाल की खाड़ी है, दूसरा अरब सागर में है। बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह 572 द्वीप हैं और ये द्वीप 6 डिग्री से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री 94 डिग्री पूर्व के बीच स्थित है। रीची द्वीप समूह, लिबेरिया द्वीप समूह यहाँ के 2 प्रमुख द्वीप समूह। बंगाल की
बंगाल की खाड़ी के द्वीपों की श्रेणियों में बाँटा जा सकता है। उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। ये द्वीप समूह समुद्र के जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी जुड़ी है। बैरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी भी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह द्वीप असंगठित कंकड़ पत्थर और गुलास्मों से बना है। इस द्वीप समूह की मुख्य पर्वत चोटियों में सैंडल चोटी, जो उत्तरी अंडमान और माउंट डिवोलियो मध्य अंडमान और माउंट कोयोबो जो दक्षिण अंडमान और माउंट थुइलर जिसे ग्रेट निकोबार शामिल है। पश्चिम तट के साथ कुछ प्रवाल निक्षेप तथा खूबसूरत कुलीन है। यहाँ स्थित द्वीपों पर संवहनीय वर्षा होती है और भूमध्य रेखीय प्रकार की वनस्पति उगती है। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मेनिकाय शामिल है। ये द्वीप 80 डिग्री से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्व से 64 डिग्री पूर्व के बीच बिखरे हुए हैं। ये केरल तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर स्थित है। पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है। यहाँ 36 द्वीप है और इनमें 11 पर मानव आवास है। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है और इसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है। पूरा द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा दो भागों में बांटा गया है। उत्तर में अमीनो द्वीप और दक्षिण में कैनानोरे द्वीप। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित कुलीन है जिस पर अबद्ध गुटिकाएं, सीलिंग और गोलास्मिकाएं तथा गोलास्म पूर्वी समुद्र तट पाए जाते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? इसका डेटा बेटा ये सारे क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिएगा। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। और अगर हम आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।